Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Hope you are doing good. Today I am going to teach you history of class 6. Kindly open the books. Today we are going to start a new chapter number 3, that is Muslim in South Asia. इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि मुसलमान साउथ एशिया में कैसे आए और वो कहाँ से आए थे. हम डिफरेंट रूलर्स के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने साउथ एशिया में रूल किया, और इसके अलावा वो जो मुस्लिम रूलर्स जो थे उनकी कंट्रीब्यूशन टुवर्ड एजुकेशन, टुवर्ड लिटरेचर, हम ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे. और जो रूलर्स थे उनकी लाइफ के बारे में हम पढ़ेंगे. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अराइवल ऑफ अरब्स इन द सब कॉन्टिनेंट एंड कंक्वेस्ट ऑफ सिंध. यानी कि अरब्स जो थे वो सब कॉन्टिनेंट में कैसे और उन्होंने सिंध को कैसे कन्क्वेस्ट किया, उन्होंने उसको कैसे फतह किया. The Arabs were traders by profession. Basically, they used to visit different countries for their trade. They carried their luggage by boats and ships for Egypt and Syria. The Arabs had established their amicable relation with the people of there due to trade. अब अरब जो थे उनका प्रोफेशन क्या था? प्रोफेशनली वो जो थे वो ट्रेडर्स थे. वो डिफरेंट एरियाज़ को विजिट करते थे अपने लगेज की फ़रोख्त के लिए. उनका जो सामान था वो अपने सामान की ट्रेड के लिए डिफरेंट एरियाज़ में जाते, डिफरेंट कंट्रीज़ में जाया करते थे. दे कैरिड देयर लगेज बाय बोट्स एंड शिप्स फॉर इजिप्ट एंड सीरिया. वो अपना सामान जो है वो बोट्स और शिप्स पे लेके आते थे. और जब ये अरब जो थे जब किसी ट्रेड्स के सिलसिले में किसी इलाके में जाते थे, किसी एरिया में जाते थे, तो वहाँ अपनी ट्रेड के लिए वहाँ के लोगों से वो रिलेशनशिप बना लेते थे. द अरब्स हैड ऑल्सो delivered the message of Islam to the people of there. Of here, the Muslim traders also had settled at the coast of Sri Lanka and Western India. ये ट्रेडर जो थे, जो अरब के ट्रेडर्स जो थे, इन्हीं की वजह से इस्लाम जो है वो साउथ एशिया में आया. वो जब जो ट्रेडर जो थे, अरब ट्रेडर जो थे, जब अरब से आते थे तो वो अपने साथ ट्रेड ही सिर्फ नहीं लाते थे, बल्कि वो वहाँ से अपना कल्चर भी लेके आते थे और अपना रिलीजन भी लेके आते थे. फिर आहिस्ता जब वो वहाँ पे उस एरिया में सेटल होते गए तो इस्लाम भी फैलता फूलता गया. रीज़न ऑफ इन्वेजन ऑफ सिंध. रीजन ऑफ इन्वेजन ऑफ सिंध मतलब सिंध पर चढ़ाई की या सिंध पर हमले की रीजंस क्या थी. इन 703 AD द गवर्नर ऑफ मकरान सईद बिन असलम वाज मर्डर्ड एंड हिज मर्डर टुक रेफ्यूजी विद राजा दाहिर ऑफ सिंध. 703 में मकरान का जो गवर्नर था सईद बिन असलम, उसका मर्डर हो गया. उसका जो मर्डर था उसको वो राजा दाहिर की पनाह में चला गया. हजाज बिन यूसुफ डिमांडेड द हैंड ओवर द मर्डर बट राजा दाहिर रिजेक्टेड इट. जो हजाज बिन यूसुफ जो था वो उसने राजा दाहिर से इसका डिमांड की कि वो जो मर्डर है उसको उसकी हैंड ओवर कर दी जाए, लेकिन राजा दाहिर ने उसको रिजेक्ट कर दिया. सेकेंडली द शिप ऑफ अरब मुस्लिम हु हैड सेटल्ड इन श्रीलंका कैरिंग ट्रेड लगेज एंड गिफ्ट्स फॉर हजाज बिन यूसुफ व्हेन इट रीच्ड नियर द कोस्ट ऑफ देबल इट वाज प्लंडर्ड बाय पायरेट्स. द imprisoned the children as well as women. Hajjaj bin Yusuf wrote a letter to Raja Dahir to recover the luggage from the pirates, release the prisoner and punish the pirates severely. अब सेकंड रीज़न क्या थी? फर्स्ट रीज़न तो ये थी कि मकरान का जो गवर्नर था उसका मर्डर हो गया था. सेकंड रीज़न ये थी कि अरब से एक ट्रेड का एक बोट जो थी या शिप जो था वो आ रहा था, उसमें ट्रेड का सामान था और इसके अलावा उसमें हजाज बिन यूसुफ के लिए कुछ गिफ्ट्स भी थे. वो जब मकरान के कोस्ट पे पहुंचा तो वहाँ के जो पायरेट्स थे, जो डाकू थे, उन्होंने उस सामान को, उस शिप को लूट लिया और वो जो बच्चे उसमें उस जहाज़ में जो बच्चे थे या वुमेन जो थी उन सबको उन्होंने कैद कर लिया. अब हजाज बिन यूसुफ जो था उन्होंने राजा दाहिर को ख़त लिखा और उनसे कहा कि उनके जो सारा लगेज उन्होंने जो पायरेट्स ने उनसे जो लिया है, छीना है, वो सारा सामान उनको वापस कर दिया जाए और जो बच्चे और जो वुमेन जिनको उन्होंने कैदी कर लिया उनको भी रिलीज़ कर दिया जाए. बट आगे क्या हुआ? इन रिस्पॉन्स टू इट राजा दाहिर रोड द पायरेट्स वर आउट ऑफ कंट्रोल. हजाज बिन यूसुफ इन्फिल्ट्रेटेड एंड हिज यंग सन इन लॉ एंड नेफ्यू मोहम्मद बिन कासिम वाज सेंट टू सिंध विद ट्रूप्स टू पनिश राजा दाहिर. अब हजाज बिन यूसुफ ने राजा दाहिर को ख़त लिखा, लेकिन इन रिस्पॉन्स में राजा दाहिर ने उसे क्या रिस्पॉन्स किया? राजा दाहिर ने रिस्पॉन्स किया कि वो जो पायरेट्स हैं, वो जो डाकू हैं, वो उसके कंट्रोल से बाहर हैं. हजाज बिन यूसुफ ने उनका एक सन इन लॉ था और उसका नेफ्यू भी था मोहम्मद बिन कासिम. उन्होंने उनसे कुछ लश्कर दिया, ट्रूप्स होते हैं, लश्कर को कहते हैं, ट्रूप्स दिए और उसको राजा दाहिर को सबक सिखाने के लिए सिंध की तरफ उनको भेज दिया. कॉन्क्वेस्ट ऑफ देबल सिंध. सिंध का पुराना नाम जो था वो देबल भी था. इन 712 AD मोहम्मद बिन कासिम रीच्ड देबल बाय मकरान एंड बिसीज्ड इट. देबल वाज अ फेमस सी पोर्ट ऑफ सिंध नियर कराची. 712 में मोहम्मद बिन कासिम जो थे वो देबल में पहुंचे और इसका घेराव कर लिया. वो जो पूरा इलाका जो था उसका घेराव कर लिया, उसका मुहासरा कर लिया. जो देबल जो था वो एक बहुत मशहूर सी पोर्ट था उस टाइम का. हजाज बिन यूसुफ रोट ए लेटर टू मोहम्मद बिन कासिम, लेट राजा दाहिर नॉट क्रॉस द रिवर मेहरान
face the enemy in an open area, keeping in view the organization of the troops and win the favor of chief of Sindh। राजा मोहम्मद बिन कासिम, हिजाज बिन यूसुफ ने मोहम्मद बिन कासिम को ख़त लिखा कि राजा दाहिर को जो सी है, जो रिवर है, उसको क्रॉस नहीं करना देना, और आपकी जो आर्मी है, जो उनका जो ट्रूप्स जो था, मोहम्मद बिन कासिम का जो ट्रूप्स था, उसको एक ओपन एरिया में रखना है, और जो उनके जो ट्रूप्स था, उनके जो फोर्स उसको इस तरह से ऑर्गेनाइज करना है कि राजा दाहिर जो है वो बच के निकलने ना पाए। मोहम्मद बिन कासिम एक्टेड अपॉन दिस इंस्ट्रक्शन एंड सक्सीड इन विनिंग द बैटल। मोहम्मद बिन कासिम ने हिजाज बिन यूसुफ की इंस्ट्रक्शंस पे अमल किया, उसके इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया, और क्या हुआ, वो ये जंग जीत गए। देयर वॉज अ टेम्पल ऑफ हिंदूज इन द मिडल ऑफ देवल, ऑन द टॉप फ्लोटेड देयर रेड फ्लैग। उस एरिया में हिंदुओं का एक बहुत मशहूर टेम्पल था, मंदिर था देवल के मिडल में, और उसके ऊपर वो जो टेम्पल था उसके ऊपर एक रेड फ्लैग लहरा रहा था। इट वॉज द बिलीव ऑफ द मुस्लिम दैट नन कुड हार्म देम टिल द फ्लैग वॉज देयर। और उनका बिलीव क्या था, वो जो हिंदू जो थे वहाँ के रहने वाले, उनका बिलीव क्या था कि जब तक ये फ्लैग जो है इस टेम्पल के ऊपर लहराता रहेगा, कोई उन्हें हार्म नहीं पहुँचा सकता, कोई उन्हें नुकसान नहीं पहुँचा सकता। एज सुन एज द मुस्लिम यूज द कैटापुल्ट, a stone hit the flag and it fell down। कैटापुल्ट क्या होता है? कैटापुल्ट एक तरह की मशीन होती है जिसकी वजह से भारी भारी पत्थर एक जगह से दूसरी जगह फेंके जाते हैं। मुसलमानों ने इस मंदिर का फ्लैग जो था उसको गिराने के लिए कैटापुल्ट का यूज़ किया, और उन्होंने एक पत्थर फेंका, इस कैटापुल्ट की वजह से उन्होंने एक पत्थर थ्रो किया, और वो जो झंडा जो था वो क्या हो गया, वो फेल डाउन हो गया, गिर गया। इट डिस्करेज द हिंदूज, इससे जो हिंदू जो वहाँ के रहने वाले थे उनकी हिम्मत जो है, वो ताकत जो है वो ख़त्म हो गई। आफ्टर दिस फॉर द राजा केम आउट ऑफ द फोर्ट एंड स्टार्टेड फाइटिंग। जब ये झंडा गिर गया तो उसके बाद क्या हुआ, राजा दाहिर वहाँ से बाहर आ गया और उसने मुसलमानों के साथ लड़ाई शुरू कर दी, फाइटिंग शुरू कर दी। द मुस्लिम फॉर्ट बॉडली एंडेड ओवर द फोर्ट, कैप्चर द सिटी। मुसलमान बहुत बहादुरी से लड़े और उन्होंने जो था फोर्ट के ऊपर, उसके बाद क्या हुआ कि वो बहुत बहादुरी से लड़े और वो शहर के अंदर दाखिल हो गए। राजा दाहिर फ्लड अवे फ्रॉम द बैटल फील्ड एंड वॉज किल्ड लेटर ऑन। राजा दाहिर वहाँ उस मैदान से भाग गया और बाद में वो कत्ल हो गया। The Muslim got freedom from the prison of the pirates who were punished heavily. In 712 AD, sin was conquered completely। अब मुसलमानों ने वो जो राजा दाहिर के पायरेट्स ने जिन मुसलमान बच्चों और वुमेन्स को कैदी बना लिए थे, उन्होंने उन सबको आज़ाद करवा लिया, और 712 में सिंध जो है वो कम्प्लीटली कंकर्ड हो गया। ठीक है, क्या पता चला हमें कि 712 में राजा दाहिर, सबसे पहले 712 में राजा दाहिर वहाँ पे आए थे, सिंध में आए थे, उन्होंने राजा दाहिर से फाइटिंग की थी। राजा दाहिर से उन्होंने एक जंग लड़ी थी, प्रॉपर एक जंग हुई थी, जिसमें वो जो वहाँ का जो बहुत मशहूर टेम्पल था, टेम्पल को उन्होंने गिरा दिया था। उसके ऊपर जो फ्लैग लहरा रहा था उसको उन्होंने गिरा दिया था। वो फ्लैग गिरने के बाद वहाँ के जो लोग थे उनका बिलीफ ये था कि जब तक ये फ्लैग लहराता रहे कोई उनको नुकसान नहीं पहुँचा सकता। जब वो फ्लैग गिर गया तो वहाँ के जो लोग थे उनकी हिम्मत जवाब दे के उसके बाद राजा दाहिर बाहर आ गए, उसके साथ उनकी जंग हुई। जंग के बाद जो मुसलमान जो है ये जंग जीत गए। उसके बाद क्या हुआ, कंक्वेस्ट ऑफ मुल्तान। उसके बाद सिंध को कंकर करने के बाद वो उन्होंने मुल्तान का रुख किया। द प्रोविंस ऑफ मुल्तान वॉज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द किंगडम ऑफ राजा दाहिर एट दैट टाइम। उस टाइम में जो मुल्तान जो था वो भी राजा दाहिर की किंगडम में शामिल था। इट वॉज द सेंटर ऑफ ट्रेड एंड काउंटेड अमंग स्ट्रॉन्ग फोर्ट। ठीक है, उस दौर में ये मुल्तान जो था वो उसको सेंट्रल एरिया माना जाता है ट्रेड के लिए, और यहाँ पे फोर्ट्स भी थे। द रूलर ऑफ मुल्तान वॉज द सन ऑफ राजा दाहिर्स अंकल हैविंग कंकर्ड सिंध वन मोहम्मद बिन कासिम रीच्ड मुल्तान। द राजा फेस्ड इस्लामिक ट्रूप बट सेव्ड हिज लाइफ बाय हिज एस्केप। उसके बाद क्या हुआ, सिंध को फतह करने के बाद जो मुसलमानों के जो ट्रूप्स थे राजा मोहम्मद बिन कासिम की निगरानी में, उन्होंने मुल्तान का रुख किया। यहाँ पे उस टाइम में मुल्तान में जो है राजा दाहिर के अंकल का बेटा था, उसकी हुकूमत थी वहाँ पे, वो वहाँ पे रूल कर रहा था। उसने मोहम्मद बिन कासिम के ट्रूप्स का सामना किया, लश्कर का सामना किया, लेकिन वो वहाँ से अपनी जान बचा के भाग गया। मोहम्मद बिन कासिम फाउंड मच वेल्थ एंड ट्रेजर देयर। मोहम्मद बिन कासिम को वहाँ से मुल्तान की फतह से बहुत से उन्हें ट्रेजर मिला, बहुत से उन्हें दौलत मिली और बहुत से उन्हें ख़जाने मिले। द मेजर पोर्शन ऑफ द बूटी वॉज डिवाइडेड अमंग द सोल्जर एंड रेस्ट ऑफ द लेफ्ट वॉज सेंट टू हिजाज बिन यूसुफ इन इराक। बूटी होता है माले गनीमत। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम ने क्या किया, ज़्यादा जो माल गनीमत जो था वो उसे अपने सोल्जर्स में डिवाइड कर दिया। मेजर पोर्शन वो जो था माल गनीमत का मेजर पोर्शन जो था वो उसे अपने ट्रूप्स में, अपने सिपाहियों में तकसीम कर लिया। उसके बाद जो बाकी बचा वो उसने हिजाज बिन यूसुफ को इराक की तरफ भेज दिया। दिस कंक्वेस्ट मेड हिजाज बिन यूसुफ वेरी हैप्पी। इस फतह से हिजाज बिन यूसुफ जो था वो बहुत खुश हुआ। ठीक है,
नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इफेक्ट्स ऑफ इन्वेजन। इन हमलों के जो थे असरात क्या थे। पीपल हैव सीन वेलकम मोहम्मद बिन कासिम ऑफ द कंक्वेस्ट ऑफ सिंध। मोहम्मद बिन कासिम एस्टैब्लिश द रूल ऑफ इक्वालिटी एंड जस्टिस व्हिच अफेक्टेड द इंडियन सोसाइटी वेरी मच। मोहम्मद बिन कासिम जब सिंध में आए, उससे पहले तो वहाँ पे इस्लाम था नहीं, मुस्लिम्स थे नहीं, उससे पहले वहाँ पे ज़्यादातर हिंदू थे। जब वो सिंध में आए तो उन्होंने इस्लामिक रूल्स वहाँ पे नाफिज़ किए। जब उन्होंने इस्लामिक रूल जस्टिस और इक्वालिटी को वहाँ पे नाफिज़ किया तो वहाँ पे जो हिंदू रहते थे, हिंदुओं में तो इक्वालिटी है नहीं, जस्टिस का वहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं था इक्वालिटी का। वहाँ के लोग जो थे वो तो ज़ात पात पे बिलीव करते थे। उन्होंने जब इक्वालिटी देखी तो वो उस चीज़ से बहुत खुश हुए और बहुत से वहाँ के हिंदू जो थे वो मुस्लिम्स होते गए। द हिंदू ऑफ लो कास्ट एम्ब्रेस्ड इस्लाम बाय द मॉडल इन्फ्लुएंस एंड फर्टर्निटी ऑफ मोहम्मद बिन कासिम एंड हिज कंपेनियंस। वहाँ के जो मुस्लिम थे, लो कॉस्ट के जो हिंदू जो थे, उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, क्योंकि उनके हिंदुओं में जो है वो ज़ात पात का निज़ाम है। उनके जो सबसे लो कास्ट जो होती है, शूदर जो होते हैं, उनको वो लोग वो लो कास्ट है उसको वो बिल्कुल अपने बराबर किसी भी तरह से उनको नहीं मानते। तो उन्होंने जब ये देखा कि इस्लाम में तो इक्वालिटी है, इस्लाम में सारे लोग बराबर होते हैं, तो उन्हें ये चीज़ बहुत अच्छी लगी, उन्हें ये चीज़ बहुत पसंद आई। तो उन्होंने इस्लाम कबूल करना शुरू कर दिया और वो मोहम्मद बिन कासिम के भाईचारे से भी बहुत खुश हुए। द मुस्लिम्स opened schools and madrasas to give education. Sanskrit book was translated into Arabic after the conquest of Sindh. Many scholars, traders, and industrialists settled in Sindh. The Arab trade increased of the coastal area of Balochistan and Sindh. जब मोहम्मद बिन कासिम ने फिर वहाँ पे डिफरेंट स्कूल्स खोले और मदरसास खोले वहाँ के बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए, और संस्कृत बुक जो थी उसको उन्होंने अरबिक में उसकी ट्रांसलेशन करवाई। जब सिंध फतह हो गया, सिंध की फतह के बाद बहुत से अरब से जो ट्रेडर्स थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, वो सिंध में आते गए आहिस्ता आहिस्ता और वहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता वो सेटल डाउन होते गए। नेक्स्ट है हमारे पास द रिजीम ऑफ सुल्तान महमूद ऑफ गजनी। रिजीम कहते हैं टाइम पीरियड को, दौरे हुकूमत को। सुल्तान महमूद गजनी के दौरे हुकूमत कहाँ से कहाँ तक था? 997 से 1030 तक। सुल्तान महमूद गजनी वाज बॉर्न इन गजनी। गजनी एक जगह का नाम था, ये यहाँ पे पैदा हुए। ही वाज द सन ऑफ किंग ऑफ गजनी नेम्ड सबुक्तगीन। ही असेंडेड द थ्रोन आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर इन 1997 AD। ठीक है, महमूद गजनवी जो थे ये गजनी में पैदा हुए थे। वो अपने फादर की डेथ के बाद वो तख्त पे बैठे और उनके फादर का नाम क्या था? सबुक्तगीन। उनके फादर का नाम सबुक्तगीन था। और जब वो बादशाह बने, जब वो रूलर बने, तो उस वक्त उनकी एज क्या थी? एट द एज ऑफ 30। ही वॉज वेरी ब्रेव एंड करेजियस किंग। ही हैड अटेन्ड स्पेशल स्किल इन स्टेट अफेयर्स एंड मिलिट्री मैटर्स। वो 30 ईयर्स की एज में वो रूलर बने। उन्होंने बहुत सी स्पेशल स्किल्स उन्होंने अटेंड की अपने स्टेट के मैटर को चलाने के लिए। बहुत से स्टेट्स के मैटर को चलाने के लिए बहुत से उन्होंने स्किल्स थी उनके पास। मिलिट्री अफेयर्स के बारे में भी वो बहुत कुछ जानते थे। ही स्पेंड 30 ईयर्स इन वॉर एक्सपीडिशन। उन्हें 30 ईयर्स उन्होंने जंग में गुजारे। ही इन्वेडेड इंडिया फॉर 17 टाइम इन ऑलवेज सक्सीड। ये आपको MCQs में आ सकता है कि उन्होंने इंडिया पे कितने टाइम हमला किया? 17 टाइम्स उन्होंने इंडिया पे हमला किया और हमेशा वो कामयाब हुए। इन स्पाइट ऑफ स्मॉल फोर्स ही ऑलवेज यूज्ड टू रिटर्न ऑफ टू हिज कंट्री आफ्टर द कंक्वेस्ट। वो क्या करते थे? जब वो किसी इलाके में जब वो हमला करते थे तो उसको कंकर कर लेते थे, उसको फतह कर लेते थे, तो बहुत स्मॉल अमाउंट में वो अपने सिपाहियों को वहाँ पे रखते थे और बाकी ज़्यादा फौज होती थी उसको आप वापस अपनी कंट्री में भेज देते थे। सोमनाथ वॉज फेमस sacred temple of the Hindus. Hindus believe that he who would attack Somnath himself will be annihilated. हिंदूज़ का बिलीव क्या था कि जो भी सोमनाथ के मंदिर को फतह करने की कोशिश करेगा, उस पर हमला करेगा, वो ख़ुद भी क्या हो जाएगा? एनाहिलेटेड हो जाएगा, यानी कि वो ख़ुद भी बर्बाद हो जाएगा। व्हेन महमूद गजनवी केम टू नो दैट ही अटैक सोमनाथ एंड कंकर्ड इट। महमूद गजनवी ने जब ये बात सुनी तो उन्होंने उस पर अटैक किया, जो सोमनाथ का जो मंदिर था उस पर अटैक किया और उसको फतह कर लिया। दिस टेम्पल हैड काउंटलेस ट्रेजर। ये जो मंदिर था इसमें बहुत ज़्यादा ख़जाना था। द फिगर्स ऑफ गुड्स वर स्टडीड विद द ज्वेल्स ऑफ डायमंड, पर्ल्स, गोल्ड एंड सिल्वर। वहाँ से उनको बहुत बड़ी मिकदार में सिल्वर, गोल्ड, पर्ल्स और डायमंड मिले उनको। वेरियस राजाज ऑफ नॉर्दर्न इंडिया विद देयर ग्रेट फोर्सेस केम टू प्रोटेक्ट दिस टेम्पल बट फेल। कि वो हिंदुओं को जो था वो बहुत मुकद्दस उनका टेम्पल था, बहुत मुकद्दस उनके लिए था। तो इर्द गिर्द के एरिया में जितने भी हिंदू थे वो सब भी इस मंदिर को बचाने के लिए अपनी फोर्स, इर्द गिर्द के जितने भी राजा जो थे, जो रूलर जो थे, वो भी इस मंदिर को बचाने के लिए अपनी अपनी फोर्सेज लेके आए, लेकिन फिर भी वो सब उसको बचा ना सही, वो सब फेल हो गए। द वर्शिपर्स
offered huge wealth of rubies so that the idol of Somnath might not broken. But Sultan replied, I am breakers of idols and not a seller of idols. उस मंदिर को बचाने के लिए मंदिर के अंदर एक बुत था जिसको सोमनाथ का बुत कहा जाता था। उस बुत को बचाने के लिए वहाँ के जो लोग थे उन्होंने महमूद गज़नवी को, सुल्तान महमूद गज़नवी को बहुत ज़्यादा पैसों की ऑफ़र की, बहुत ज़्यादा उनको वेल्थ की उनको ऑफ़र की। बट महमूद गज़नवी ने क्या जवाब दिया? आई एम ब्रेकर ऑफ आइडल एंड नॉट अ सेलर ऑफ आइडल। उन्होंने जवाब दिया कि मैं आइडल्स को, बुतों को तोड़ने वाला हूँ, ना कि मैं उनको उनका बेचने वाला हूँ। आफ्टर दिस सक्सेशन सुल्तान महमूद कंसिडरेबली एक्सपेंडेड द गज़नवी किंगडम। इस फतह के बाद महमूद गज़नवी की जो सल्तनत थी, उनकी जो किंगडम थी, वो बहुत ज़्यादा वास्ट हो गई। ही ऑल्सो कंकर मुल्तान, तुर्किस्तान इन सेंट्रल एशिया। द हिंदू राजा जयपाल अटैक गज़नी एट द टाइम ऑफ महमूद सक्सेशन। महमूद वांटेड टू पनिश हिम। क्या हुआ कि उसके अलावा महमूद गज़नवी ने मुल्तान, तुर्किस्तान और सेंट्रल एशिया के बहुत से इलाके भी उन्होंने फ़तह किए। हिंदू राजा जयपाल जो था उसने गज़नी पे अटैक कर लिया। गज़नी कौन सा इलाका था जहाँ जो महमूद गज़नवी की रिहाइश का थी, जहाँ पे वो पैदा हुए थे, वो जगह, उस जगह पे राजा जयपाल ने उसको उस इलाके पे अटैक किया जब महमूद गज़नवी जो है वो फतूहात कर रहे थे। महमूद वांटेड टू पनिश हिम। महमूद गज़नवी ने उन्हें पनिश करना चाहा। देयरफॉर ही इन्वेडेड ऑन पंजाब। इस मकसद के लिए उन्होंने पंजाब पे हमला कर दिया था। वायलेंस वार वॉज फोर्ट बिटवीन टू फोर्सेज। महमूद गेव अ ह्यूमिलेटिंग डिफीट टू राजा जयपाल आफ्टर द डेथ ऑफ जयपाल। His son Anandpal along with many Hindus Raja came with 3 lakh army to face Mahmud but was defeated. राजा जयपाल जो था उसने गज़नी पे अटैक किया। महमूद गज़नवी ने अपने इलाके को बचाने के लिए और राजा जयपाल जो था उसको सबक सिखाने के लिए उन्होंने उस पर हमला कर दिया। दो फोर्सेस के दरमियान, दो बड़ी फोर्सेस के दरमियान एक जंग हुई जिसमें राजा जयपाल जो था उसको शिकस्त हो गई। राजा जयपाल की डेथ के बाद उसका जो बेटा था अनंतपाल, उसने बहुत से दूसरे हिंदू राजा के साथ मिलके, बहुत से दूसरे हिंदू राजा, आसपास के इलाके जो राजा थे, उसने वो जो अनंतपाल जो था उन्होंने उन राजाओं से फोर्स मांगी। उनके पास तकरीबन 3 लाख की फ़ोर्स हो गई। उन्होंने 3 लाख की फ़ोर्स के साथ उन्होंने महमूद गज़नवी पे अटैक किया, लेकिन महमूद गज़नवी ने इस जंग में भी उनको फ़तह हासिल हो गई और अनंतपाल जो था उनको शिकस्त हुई। महमूद गज़नवी की क्या कारनामे थी? एक तो ये कि उन्होंने सोमनाथ का मंदिर फ़तह किया था। इसके अलावा उन्होंने राजा जयपाल और राजा उसका जो बेटा था अनंतपाल, उसको उन्होंने शिकस्त दी थी। ओके, नाउ डेवलपमेंट इन एजुकेशन एंड आर्ट ड्यूरिंग द रिजीम ऑफ महमूद गज़नवी के दौर में आर्ट और एजुकेशन की फील्ड में क्या कंट्रीब्यूशन हुई, अब हम ये पढ़ते हैं। महमूद गज़नवी वाज द लवर ऑफ एजुकेशन एंड आर्ट। ही वर्क्ड रिमार्केबली फॉर द प्रमोशन ऑफ पर्शियन लैंग्वेज। महमूद गज़नवी जो थे वो एजुकेशन लवर थे और आर्ट के बहुत ज़्यादा लवर थे। उन्होंने पर्शियन लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए उन्होंने बहुत सारा काम किया। ही एस्टेब्लिश मेनी स्कूल इन गज़नी एंड मच पैट्रोनाइज्ड एजुकेशन एंड आर्ट। महमूद गज़नवी ने बहुत से स्कूल खोले और एजुकेशन और आर्ट की सरपरस्ती के लिए उन्होंने बहुत काम किया। बहुत से इदारों की उन्होंने सरपरस्ती करते थे वो। ही हैड मोर देन 400 पोइट्स एंड मैन ऑफ लेटर इन हिज कोर्ट। उनका जो कोर्ट था, उनका जो दरबार जो था उसमें तकरीबन 400 पोइट्स थे और बहुत पढ़े लिखे अफराद उनके इर्द गिर्द होते थे। अमंग देम फिरदौसी, हाकिम अबू अली सीना एंड पीपल लाइक अल बैरूनी। उनके जो दरबार में फिरदौसी, हाकिम अबू अली सीना और अल बैरूनी जैसे लोग उनके दरबार में होते थे। ही मेड स्प्लेंडेड लाइब्रेरी इन गज़नी। उन्होंने गज़नी में बहुत बड़ी लाइब्रेरी उन्होंने बनाई। गज़नी बिकेम द सेंटर ऑफ एजुकेशन एंड लिटरेचर इन दिस पीरियड। सुल्तान वॉज इंटरेस्टेड इन मेकिंग ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स। ही बिल्ट अ ब्यूटीफुल मॉस्क इन गज़नी। ठीक है, सुल्तान महमूद गज़नवी को एजुकेशन और आर्ट के तो लवर तो वो थे ही, उसके अलावा उन्हें बड़ी बड़ी बिल्डिंग, खूबसूरत बिल्डिंग्स बनाने में भी वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते थे। उनके टाइम पीरियड में उन्होंने गज़नी में एक बहुत बड़ी उन्होंने लाइब्रेरी भी बनवाई। सुल्तान आल्सो अपॉइंटेड काजी फॉर जस्टिस इन एवरी विलेज इन टाउन। ही ऑल्सो वॉच द स्केल्स ऑफ वेट एंड मेजरमेंट। जस्टिस के लिए और उन्होंने इक्वालिटी के लिए उन्होंने बहुत सारे काम किए। उन्होंने हर एरिया में, हर गांव में उन्होंने काजी उन्होंने मुकर्रर किए जस्टिस के लिए। इसके अलावा वो जो वेट्स जो होते हैं, वेट्स और मेजरमेंट के ऊपर भी वो प्रॉपर चेक एंड बैलेंस रखते थे। The importance of the Persian language increased in this period and Arabic only became a religious language. In this age, the scholar and great scientist Al-Biruni wrote Kitab al-Hind and the world famous poet Firdausi wrote Shahnama. Al-Biruni wrote in Kitab al-Hind about the ways of life as well as the custom of the people of India.
उनके टाइम पीरियड में जो पर्शियन लैंग्वेज होती है, पर्शियन लैंग्वेज जो उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रमोट किया, और अरबिक लैंग्वेज जो थी वो सिर्फ एक रिलीजियस लैंग्वेज बन के रह गई। उसके टाइम पीरियड में बहुत बड़े बड़े स्कॉलर्स और बहुत बड़े साइंटिस्ट पैदा हुए। अल बैरूनी ने उनके दौरे हुकूमत में एक किताब लिखी जिसका नाम था किताबुल हिंद। किताबुल हिंद में उसने क्या डिस्कस किया था, वेज ऑफ लाइफ और इंडिया के लोगों में जो कस्टम जो थे उनके कस्टम्स को उन्होंने उसमें डिस्कस किया था। इसके अलावा जो फिरदौसी जो था उन्होंने भी एक बुक लिखी थी, शाहनामा। ठीक है, ये हमने जो हमने पढ़ा ये हमारा महमूद गजनवी का टाइम पीरियड था। महमूद गजनवी के टाइम पीरियड में आर्ट ने बहुत तरक्की की, एजुकेशन ने बहुत ज़्यादा तरक्की की। उनके इर्द गिर्द महमूद गजनवी का जो दरबार था, उनके दरबार में बहुत पढ़े लिखे लोग होते थे, जैसे अल बैरूनी, बोली सिन्हा और अल बैरूनी उनके दौरे हुकूमत में थे। उनके दौरे हुकूमत में बहुत अच्छी और बहुत मशहूर किताबें लिखेंगे। महमूद गजनवी ने जस्टिस के लिए और इक्वालिटी के लिए भी बहुत सारा काम किया। उनके दौरे हुकूमत में उन्होंने गजनी में एक बहुत मशहूर उन्होंने लाइब्रेरी बनाई। इसके अलावा महमूद गजनवी को बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, बड़ी और ख़ूबसूरत बिल्डिंग्स बनवाने का भी बहुत शौक़ था। उनके दौर में बहुत सी बिल्डिंग्स भी बनी। ठीक है, ये हमारा महमूद गजनवी दौर हो गया। अब हम पढ़ेंगे गौरी डायनेस्टी, सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी। नेक्स्ट इसके बाद हमारे जो है सुल्तान जो आते हैं वो हैं सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी 1170 से 1173 to 1206। After the demise of Ghaznavi dynasty, Ghori dynasty became the ruler. Sultan Shahabuddin is considered the founder of Muslim rule in Hindustan. Muhammad Ghori ascended in the throne in 173 AD after the death of his brother. This family belonged to Ghor, which is hilly area between Ghazni and Herat in Afghanistan. Therefore, they are called Ghorian. ठीक है, महमूद गजनवी की डेथ के बाद जो गजनी दौर हुकूमत जो था वो ख़त्म हो गया। उसके बाद गौरी दौरे हुकूमत आ गया। सुल्तान शहाबुद्दीन जो था उसको हिंदुस्तान में मुस्लिम रूल का फाउंडर भी कहा जाता है। और वो कब बादशाह बने 1173 में। ये आपको MCQs में भी आ जाता है। अपनी ब्रदर के डेथ के बाद वो तख्त पे बैठे, वो बादशाह बने। उनको गौरी क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो जिस इलाके में रहते थे वो गजनी और अफ़गानिस्तान का एक एरिया है हेरात, उसके दरमियान में रहते थे, जिसको गौर कहा जाता था। इस वजह से इनको गौरियन कहा जाता है। नेक्स्ट पेज पे है कंक्वेस्ट, यानी कि उनकी फतूहात क्या क्या थी। फॉलोइंग आर द कंक्वेस्ट ड्यूरिंग गौरीज पीरियड। मुल्तान 1175, मुल्तान को उन्होंने फतह किया 1175 में। पंजाब को 1181 में। सिंध 1178 में। सरहिंद को उन्होंने फतह किया था 1191 में। फर्स्ट वार ऑफ तारियन 1191। अ रूलर ऑफ इंडिया पृथ्वीराज अलॉन्ग विद अदर हिंदू राजा इन्वेड्स सरहिंद टू गेट इट बैक। Shahabuddin Ghori could not face and Prithviraj reoccupied Sirhind. He retreated Lahore and from here left to Ghazni. इंडिया का रूलर जो था, जो पृथ्वीराज उसका नाम था, उसने सरहिंद को वापस करने के लिए, सरहिंद को वापस लेने के लिए बहुत से दूसरे राजाओं के साथ मिलकर उस पर अटैक किया। शहाबुद्दीन गौरी जो थे उन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश की उस इलाके को बचाने के लिए, लेकिन उनको कामयाबी ना हुई। और वो जो सरहिंद जो था वो दोबारा हिंदुओं के पास चला गया। उन्होंने लाहौर पे कब्ज़ा कर लिया और फिर वहाँ से लाहौर से उन्होंने वो जो पृथ्वीराज था वो गजनी की तरफ उसने रुख किया। सेकेंड वॉर ऑफ तारियन 1192। सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी फेल्ट मच फॉर डिफीट of the first battle of Tarian War. Nevertheless, he prepared for 1 year and again stepped in the field of Tarian in 1192. Sultan Shahabuddin Ghori made a strategy and divided his troops into different parts and began a battle. After a severe fight, his battle of Tarian changed the history and laid the foundation of the Muslim rule in India. Prithvi was defeated and killed during the battle. शहाबुद्दीन गौरी जो थे उन्होंने उनकी जो पहली जंग जो थी उसमें उनको शिकस्त हो गई थी। उन्होंने शिकस्त को दिल पे लिया और उन्होंने एक पूरा साल इसके लिए, अगली जंग के लिए उन्होंने तैयारी की। उन्होंने अपनी फ़ौज को नए इक्विपमेंट्स दिए, नए वेपन्स दिए और एक साल की तैयारी के बाद उन्होंने दोबारा से पृथ्वीराज पे हमला कर लिया। इस बार उन्होंने जो एरिया हिंदुओं ने वापस ले लिए थे वो दोबारा से उन्होंने उनसे वापस ले लिए। और फिर क्या हुआ, ये जंग उन्होंने जीत ली, पृथ्वीराज को शिकस्त हुई और वो इस जंग के दौरान वो मारा गया। ओके स्टूडेंट,
अभी आज हमने जो पढ़ा है, आज हमने जो डिस्कस किया है वो हमने डिस्कस किया है कि अरब में मुस्लिम्स कैसे आए। इसके अलावा हमने सुल्तान महमूद गज़नवी का दौर पढ़ा। इसके अलावा हमने गौरी डायनेस्टी के बारे में हम पढ़ रहे थे, ये भी हमने हाफ पढ़ा है। आपने इस चैप्टर की बहुत अच्छे से रीडिंग करनी है, क्योंकि आपको पता है कि इसके शॉर्ट क्वेश्चन जो होते हैं और MCQs जो आते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि वो आपको एक्सरसाइज से आए, वो इनसाइड द चैप्टर भी आ सकते हैं। इसलिए आपने चैप्टर की थॉरो रीडिंग करनी है, इसमें जितने भी पॉसिबल MCQs बन सकते हैं वो आपने बनाने हैं। टिल दैट स्टूडेंट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।